नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत के इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं और आज का सेशन फिर से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो आज का सेशन होने जा रहा है आपका सातवाहन वंश पर। मौर्योत्तर काल एक्चुअल में चल रहा है, सातवाहन वंश पर आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपके सेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक लास्ट आपका कुषाण वंश और बच जाता है। इसके साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 28 होने जा रहा है। इससे पहले 27 लेक्चर हो चुके हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट को यदि आप विजिट करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट आप आसानी से देख पाएंगे बिना कोई चार्ज दिए। नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा यूट्यूब पर ही एक नया यूट्यूब चैनल बना दिया गया है मेरे द्वारा ही, प्रज्ञान हिंदी के नाम से। ठीक है, जिसे यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको वहां पर मिल जाता है। करंट अफेयर की सीरीज अभी चल रही है मॉर्निंग में डेली 6 AM पर, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करें उस करंट अफेयर की सीरीज को, जिससे आप करंट मुद्दों से अपडेट रह पाएंगे। और साथ साथ में इसी चैनल पर जो है ये सारे सब्जेक्ट में पूरे डिटेल में लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपका सिलेबस है जिसे आप देख पा रहे हैं, सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। और इसी के अकॉर्डिंग सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट होने जा रही है। इसमें बस कल वाली क्लास और बचेगी। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कुषाण वंश की। क्लियर है। इसके साथ ही सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड यूनिट जो है परसों से स्टार्ट हो कर लेंगे। दैट मीन्स कि मंडे से ये जो है आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। अब ये सेशन को रोकेंगे नहीं, इस सीरीज को नहीं रोकेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम को भी थोड़ा सा नजर में रखना पड़ेगा। चलिए, टेबल ऑफ कंटेंट में यदि देखिए तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 बिंदु है। 3 पॉइंटों के माध्यम से हमारा ये मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो वंश है सातवाहन वंश, इसे कंप्लीट करने वाले हैं। जिस सबसे पहले हम बात करेंगे सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों पर, कौन कौन से इसमें प्रमुख शासक रहे हैं। इसके बाद में गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो कि सातवाहन साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अंतिम रूप से बात करेंगे इस काल की सभ्यता और संस्कृति पर। तो ये 3 बिंदु है जिसके माध्यम से आपका ये सेशन चलने वाला है। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ये आप मैप से आप भली भांति परिचित तो होंगे। ठीक है। शासकों का नाम हालांकि ये मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, मैं दोबारा अलग से लेकर के आया हूं जहां आपको क्लियर वे में दिखाई देंगे। तो सातवाहन साम्राज्य जो है ये आप अच्छे से जानते हैं। ये पूरा मैप जो है आपका ये दक्षिण भारत का मैप है। ठीक है, दक्षिण भारत का मैप है जिसमें गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश नहीं बट मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल है। बाकी का पूरा दक्षिण भारत जो है इसके अंदर कवर हो रहा है। क्लियर है। तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख शासन था सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से अगर हम बात करें तो 60 ईसा पूर्व एग्जैक्टली, तो 60 है ना, 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक जो है इस यहाँ के प्रमुख शासकों का यहाँ पर शासनकाल रहा है। चलिए, तो इसकी डिटेल में बात करते हैं कि इस साम्राज्य से विशाल साम्राज्य पर किन किन राजाओं ने साम्राज्य किया है, किन किन राजाओं ने शासन किया है। तो दोस्तों, इस शासकों के अंतर्गत यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आते हैं इनका नाम था सिमुक। क्या नाम था दोस्तों? सिमुक। जी हाँ, सातवाहन वंश के संस्थापक कहलाते हैं ये, और ये सातवाहन साम्राज्य के प्रथम शासक के नाम से भी जाने जाते हैं, प्रथम शासक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है। इन्होंने जो शासन किया है ये 335 ईसा पूर्व से 213 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है दक्षिण भारत के इस विशाल साम्राज्य पर। इनके बाद में नाम आता है शतकर्णी, शतकर्णी प्रथम का, शतकर्णी प्रथम का। तो शतकर्णी प्रथम कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, शतकर्णी प्रथम जो है गौतमी पुत्र शतकर्णी के ही वंशज रहे हैं। याद रखिएगा, गौतमी पुत्र शतकर्णी के ही वंशज रहे हैं। क्लियर है। तो शतकर्णी प्रथम आते हैं, उसके बाद में गौतमी पुत्र शतकर्णी आते हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है इनके शासनकाल में सातवाहन वंश जो है अपने चरमोत्कर्ष पर था। मतलब कि अगर हम ऐसा कहें कि सातवाहन वंश में सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली कोई शासक रहा है तो वो ये गौतमी पुत्र शतकर्णी ही रहे हैं। इनके बारे में ही आज पूरे डिटेल में हम अंदर इनका परिचय भी देखने वाले हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं इस वंश में, वो है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। ठीक है, पुलुमावी है ना, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी।
वशिष्ठी पुत्र बलुमावी। एक्चुअल में जो आप नाम देख पा रहे हैं, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, तो ये मात्र सत्तात्मक प्रथा को दर्शाते हैं, क्योंकि उस समय में जो है मात्र सत्तात्मक प्रथा हुआ करती थी, ना कि पितृ सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक वंशों के जो नाम रखा जाता था, जो वंश होते थे वो मात्र सत्तात्मक होते थे। इसी कारण से इनका जो नाम आ रहा है वशिष्ठी पुत्री पुत्र, ठीक है, गौतमी पुत्र, तो ये इनकी मातृ पक्ष की तरफ से इनके ये नाम इनको ये प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है? तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, ये जो है इन्होंने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था, प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था और साम्राज्य का इन्होंने काफी विस्तार किया। तो देखिए यार, सिंपल सी बात यह है कि सातवाहन साम्राज्य में एक लंबा समय इन्होंने शासन किया है। सातवाहन के शासकों ने एक लंबे समय शासन किया है और शासक बहुत कम रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्रथम में सिमुक ने स्थापित किया, उसके बाद शातकर्णी प्रथम आते हैं, कुछ समय के लिए इनका जो है डेटा नहीं मिल पाया है। गौतमी पुत्र शातकर्णी आते हैं, उसके बाद में वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी आते हैं, यज्ञ श्री शातकर्णी आते हैं और लास्ट में आते हैं विजया सतकर्णी। ये सातवाहन वंश के अंतिम शासक कहलाते हैं। दोस्तों, इन्होंने काफी सक्सेसफुल शासक रहे हैं इसमें, लेकिन इन सभी शासकों में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि हासिल हुई है वो गौतमी पुत्र शतकर्णी को प्राप्त हुई है। किसको? गौतमी पुत्र शतकर्णी को। वो दरअसल एग्जाम में भी आपसे अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गौतमी पुत्र शतकर्णी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए आइए थोड़ा सा विस्तार में इनको और समझने का प्रयास करते हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी, इनके परिचय की अगर हम बात करें, इनके परिचय की बात करें तो गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है ये सातवाहन वंश के एक महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। इन्होंने सातवाहन साम्राज्य की स्थापना में बहुत एक कहें कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, हालांकि सातवाहन वंश की स्थापना पहले हो चुकी थी, लेकिन इतना फेमस नहीं था उस समय ये वंश। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी का जब शासन आया यहाँ पर, तो इन्होंने सातवाहन साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार प्रदान किया। वे सातवाहन वंश के एक महान सम्राट माने जाते थे। उनके शासन का इतिहास, उनके शासनकाल का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? तो आइए उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को हम जानेंगे, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि वाकई में उनके शासनकाल में बहुत ज्यादा प्रसिद्धियां उनको जो प्राप्त हुई है, उसके पीछे उनके जो साम्राज्य करने का जो तरीका था, या कहें कि उनका जो अभियान थे, या उनके जितने भी उत्कृष्ट कार्य थे, उन उत्कृष्ट कार्यों के कारण ही इस वंश में उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। शासनकाल की यदि बात करें गौतमी पुत्र शातकर्णी की, तो इनका शासनकाल 78 ईसा पूर्व से हम आपकी 78 ईस्वी से लेकर के 102 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, 78 ईस्वी से, इसमें ईस्वी और ईसा पूर्व दोनों पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यही एक शासनकाल ऐसा है जो ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था और ईस्वी में जाकर के समाप्त हुआ है ना, ये वंश। तो यहां पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी का शासनकाल 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक माना जाता है। इसके अलावा अगर वंश की बात करें तो वे सातवाहन वंश के शासक थे। उनका नाम उनके पिता के नाम पर रखा गया था। उनका नाम उनके पिता के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उनके पिता का नाम था गौतमी पुत्र। क्या नाम था? गौतमी पुत्र। तो उनका नाम रखा गया गौतमी पुत्र शतकर्णी। और शतकर्णी जो उपनाम रखा गया है, उसका अर्थ होता है सैकड़ों के सेनापति। क्या नाम होता है? अर्थ होता है सैकड़ों के सेनापति। शतकर्णी का सिंपल अर्थ होता है सैकड़ों के सेनापति। ठीक है, तो उनके युद्ध कौशल और सेना की शक्ति को दर्शाता है। क्लियर है? तो इनका जो उपनाम है गौतमी पुत्र, उनके पिता से मिला। इसके अलावा शतकर्णी, जिसका मतलब होता है सैकड़ों के सेनापति। अब इस प्रकार के अर्थ का उपनाम रखने वाला एक जो शासक जो है, ये नाम ही उनके युद्ध कौशल को और उनकी सेना की शक्ति को दर्शाता है। इसके अलावा बात करते हैं इनके साम्राज्य की सीमाओं की। तो दोस्तों, इनके साम्राज्य की सीमाओं में इन्होंने, या ऐसे कह सकते हैं कि सातवाहन साम्राज्य में जितने भी शासक रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार गौतमी पुत्र शतकर्णी ने ही किए हैं। उनके समय में इनके साम्राज्य जो है ना, वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य भारत तक पूरा फैला हुआ था। तो जो आपने मैप में देखा था ना, एक विशाल साम्राज्य है ना, जो कि आपने प्राचीन समय में पढ़ा था, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, उनको भी मिला लिया। ठीक है, तो इन सभी राज्यों को, दक्षिण भारत के जितने 2-3 राज्य जो फेमस थे ना, सभी को मिला करके एक अकेला राज्य बनता। ठीक है, सातवाहन साम्राज्य। तो वर्तमान में अगर देखें तो पूरा महाराष्ट्र उसमें था, कर्नाटक के क्षेत्र पूरा उसमें था, आंध्र प्रदेश पूरा का पूरा उसमें था, मध्य भारत का जो है आधे से ज्यादा क्षेत्र जो है सातवाहन वंश में था। तो इन्होंने इस प्रकार से, या कहें कि इतना ज्यादा इसको अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था।
तो अपने साम्राज्य का अधिकतम विस्तार करने के कारण ही ये अपने समय में जो है, या कहें कि अपने शासनकाल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे। क्लियर है। इसके अलावा बात करते हैं इनके सैन्य अभियान की। तो जैसा कि आपको पता है, शतकर्णी एक महान योद्धा तो थे ही, उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्होंने कई पड़ोसी राज्यों, विशेष रूप से कत्यक और शकों को हराया। तो यहाँ जो मेन कहानी है ना, वो ये है कि शतकर्णी को जो विशेष रूप से जाना जाता है ना, वो जाना जाता है कि शकों को, जो शक साम्राज्य था, उन शकों को खदेड़ करके बाहर करने का जो सबसे प्रमुख जो कार्य इन्होंने किया है ना, उसी कारण से इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। उनका सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध था, युद्ध भी शकों के खिलाफ युद्ध था, सबसे प्रसिद्ध युद्ध। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में शकों के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। कल वाले सेशन में आपने पढ़ा था, है ना, कि पश्चिम भारत में शकों ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पश्चिम भारत से शकों को खदेड़ने का काम जो किया था, गौतमीपुत्र शतकर्णी ने ही किया था, और इसीलिए शकों का प्रभाव समाप्त हुआ और सातवाहन वंश का साम्राज्य वहां से प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा बात कर रहे हैं इनकी धर्म और संस्कृति की, तो गौतमीपुत्र शतकर्णी ने बौद्ध धर्म के प्रति समर्थन दिखाया। अब हालांकि इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति समर्थन तो दिखाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो किसी एक धर्म मात्र को ही सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि उन्होंने, वो धर्म सहिष्णु थे, धर्म सहिष्णु, वो सभी धर्मों को महत्व दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म को ही उन्होंने सपोर्ट किया, बल्कि हाँ, उनका समर्थन जरूर करते थे, लेकिन बाकी धर्मों की भी आलोचना नहीं करते थे, बाकी धर्मों का भी जो है वो समर्थन करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समान रूप से संरक्षण इनके साम्राज्य में, इनके शासनकाल में दिया गया था। क्लियर। तो इस प्रकार से गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जिस प्रकार से अपने शासन को संचालित किया, उनके उन्हीं तरीकों से और अपने विजय अभियानों के कारण, अपने विशाल साम्राज्य, या कहें कि अपने छोटे से साम्राज्य को विशाल बनाने के कारण ही उन्हें जो है इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और इसी कारण से सातवाहन शासकों में सबसे महान और सबसे जो है योद्धा या कुशल शासक अगर कहा जा सकता है, तो गौतमीपुत्र शतकर्णी को ही कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आगे बात करते हैं कि सातवाहन सभ्यता में और सभ्यता और संस्कृति की, कि सातवाहन काल में सभ्यता और संस्कृति के क्या हाल थे, कुछ बिंदुओं के माध्यम से आगे समझने वाले हैं। पुराणों के अनुसार ये जो तथ्य लिए जा रहे हैं, इसका सोर्स क्या है, पुराण है। ठीक है, पुराणों में सातवाहन शासकों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश के विभिन्न शासकों ने, जो शासक अभी आपने देखे हैं सिमुक से लेकर के अंतिम तक, ठीक है, तो शासकों ने दक्षिण भारत में 235 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उनकी सभ्यता और संस्कृति का विवरण कुछ इस प्रकार से है। जैसे कुछ बिंदुओं में सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक दशा कैसी थी। सातवाहन वंश के काल में, सातवाहनों के काल में राजनीतिक दशा कैसी थी, या इस शासनकाल की राजनीतिक या सामाजिक दशा कैसी थी, आर्थिक, धार्मिक और साहित्य और कला की दशा कैसी थी। अब यदि इन 5 दशाओं को हम अच्छे से समझ लें, तो बताइए इसके अलावा कोई दशा बचती है, कोई क्षेत्र बचता है क्या? भाई राजनीति में पूरी राजनीतिक स्थिति, जैसे कि इन शासकों की किस प्रकार की शासन व्यवस्था को संचालन करने के क्या नियम बनाए थे इन्होंने, किस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे थे, पूरी राजनीतिक दशा में आ जाएगा। वहां की समाज जो थी, वो उस वहां पर किस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी, वो सामाजिक जीवन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। पैसों की क्या हालचाल थे उसमें, जो वहां की प्रजा थी, प्रजा की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, या धर्म कैसा था, साहित्य और कला की स्थिति क्या थी, ये सारी बातें जो है इसके अंतर्गत हम करने वाले हैं एक एक करके। तो आइए एक एक करके इन स्थितियों को भी जरा हम समझ लें, जिससे कि सातवाहन साम्राज्य के काल में सभ्यता और संस्कृति पर हम अच्छे से डिस्कस कर पाए, उनको अच्छे से समझ पाए। पांचों बिंदुओं पर एक एक करके डिस्कस करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक दशा की। तो अगर हम बात करें सातवाहन कालीन सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत राजनीतिक दशा की, कि उस समय में वहां की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी, पॉलिटिकल कंडीशन किस प्रकार की थी वहां की जनता की, तो सुनिएगा। इस युग में एक तंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, कई सारे फैक्ट आपको यहां से मिलने वाले हैं, कई सारे फैक्ट यहां से मिलने वाले हैं आपको। किस प्रकार की प्रणाली थी यहां पर दोस्तों, एक तंत्रात्मक राज्य प्रणाली। कैसी, एक तंत्रात्मक राज्य प्रणाली। और इसका मतलब क्या होता है, एक तंत्रात्मक राज्य प्रणाली का मतलब होता है कि सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है, जो कौन होता है, राजा। ठीक है ना।
जहां पर एक व्यक्ति ही संपूर्ण राष्ट्र का संचालन करे, वहां उस राजनीतिक व्यवस्था को हम एक तंत्रात्मक राज्य प्रणाली कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ की जो सर्वोच्च सत्ता थी या संपूर्ण शक्तियां थी वो एक ही व्यक्ति के हाथों में हुआ करती थी, केंद्रित हुआ करती थी, जिसे राजा कहा जाता था। लेकिन इसके बाद भी अब सोचिए ना, अगर वर्तमान की बात करें, अगर संपूर्ण देश की पूरी शक्तियां अगर हम एक ही व्यक्ति को दे दे, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, किसी को भी दे दे, तो संभवतः वो निरंकुश हो जाएगा, अपनी मन मर्जी से शासन करने लगेगा। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। वहां के राजा एक तंत्रात्मक तो थे, संपूर्ण शक्तियां उनके पास तो थी, लेकिन उसके बाद भी वो निरंकुश नहीं होते थे, निरंकुश नहीं होते थे, बल्कि वो प्रजा के पालक होते थे, प्रजा पालक होते थे, प्रजा के, अपनी जनता के कल्याण के का विशेष ध्यान रखते थे। वे शासन संचालन के लिए ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी चलाते थे, बल्कि वो जब शासन संचालन के लिए मंत्रियों का परामर्श लिया करते थे और उनका सहयोग लिया करते थे। हालांकि इन मंत्रियों का परामर्श मानने के लिए राजा बाध्य नहीं होता था, लेकिन फिर भी इनका परामर्श लेते थे। मंत्रियों की भी कई श्रेणियां बना दी गई थी, कई श्रेणियों में मंत्रियों को डिवाइड कर दिया गया था। पूरा साम्राज्य छोटे छोटे जो है कहें तो खंडों में विभाजित कर दिया गया था, ताकि साम्राज्य को अच्छे से चलाया जा सके। जैसे सारा साम्राज्य जनपदों में, आहारों में या ग्रामों में विभक्त कर दिया गया था। ठीक है, जैसे आज बांटा गया है ना पूरा राष्ट्र, ठीक है, राज्यों में, फिर है ना जिलों में, इस प्रकार से उस समय भी जनपदों में, आहार और ग्रामों में बांटा गया था। प्रत्येक के अलग अलग अधिकारी हुआ करते, जैसे जनपद के अलग अधिकारी होंगे, आहारों के अलग अधिकारी होंगे और वहीं ग्रामों के अलग अधिकारी होंगे, सबके अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे। राज्य के प्रमुख अधिकारियों में कौन कौन होते थे, तो वहां पर कहें कि महाभोज, उस समय के नाम है याद याद करना पड़ेगा, है ना। महाभोज, महासेनापति, महाप्रतिहार, भंडार नागरिक, ठीक है, हैरानिक, महापात्र, अमात्य, प्रतिहार, दूतक आदि हुआ करते थे। सारे नाम याद नहीं हो चलेगा, दो चार नाम भी याद कर लोगे, जो अच्छे लगे वो नाम याद कर लीजिएगा, है ना, सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो राज्य के जो प्रमुख अधिकारी होते थे, ये दो चार नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये याद याद हुआ करते थे। इसके अलावा राज्य की आय के स्रोत क्या थे भाई, यहाँ के राजा के पास आय कहां से आती थी, पैसा कहां से आता था, तो पैसे के लिए क्या, भूमि पर कर लगाया जाता था, भूमि पर कर लगाया, लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से, है ना, न्यायपूर्ण तरीके से भूमि पर कर लगाया जाता था। न्याय शुल्क लिया जाता था। जब कोई विवाद होता था तो विवाद, जैसे आज कोर्ट में आपको कुछ परसेंट पेमेंट जो है कोर्ट में जमा करना होता है यदि आप न्याय चाहते हैं तो, है ना, बिल्कुल इसी प्रकार का उस समय भी था। न्याय शुल्क हुआ करता था, संपत्ति पर कर लगाया जाता था, नमक कर हुआ करता था, ठीक है, नमक कर हुआ करता था। तो ये सब राज्य के आय के साधन थे। स्थानीय स्वशासन के लिए पौध, निगम, श्रेणी और ग्राम सभा आदि संस्थाएं हुआ करती थी। ठीक है ना, स्थानीय शासन के लिए सिर्फ ग्राम सभा ही नहीं, उससे बड़ी श्रेणी होती थी और उससे बड़े निगम और निगम से बड़ा पौध। तो ग्राम सभाएं भी 3-4 कैटेगरी में बटी हुई थी अपने स्तर में, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि ग्राम का छोटे मोटे झगड़े भी सीधे जो महाभोज के पास ना पहुंच पाए। इसके लिए ग्राम सभाओं को भी 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था, स्तर बाय स्तर, ताकि वो जो विवाद है छोटे स्तर के वो वहीं पर सुलझ सके। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को, या कहें कि अपने शासन व्यवस्था को जो है व्यवस्थित किया हुआ था। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की, जो था राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक जीवन के अंतर्गत भी हम जो है उस समय की जो समाज थी, समाज में प्रचलित विभिन्न धारणाओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, बस ध्यान से सुनिएगा। उस समय में अगर हम बात करें कि सातवाहन काल में जब विशेष रूप से सातकर्णी का शासन था, उस समय में वहां की समाज के, उसके शासन काल की जो जनता थी, उस जनता की सामाजिक व्यवस्था या स्थिति किस प्रकार की थी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि उस समय में समाज में वर्ण व्यवस्था अपने परिपक्व रूप में थी। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली जो वर्ण व्यवस्था थी वो परिपक्व रूप में थी। लेकिन यहां पर एडिशनली एक वर्ग और चलता था। 4 वर्ण तो थे ही, इसके अलावा उन 4 वर्णों के अंदर भी 4 वर्ग अलग से हुआ करते थे। 4 वर्ण तो आप समझते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण था, 4 वर्ण हुआ करते थे समाज में। लेकिन इन वर्णों के अलावा 4 वर्ग अलग से हुआ करते थे, 4 वर्ग हुआ करते थे, जी हाँ। और ये जो वर्ग थे ना, ये किस पर आधारित किए गए थे, नौकरी पेशा लोगों में और धंधा करने वाले लोगों पर आधारित किए गए थे। अब देखिए, जैसे कि प्रथम वर्ग की अगर बात करें तो प्रथम वर्ग में
जो सरकारी कर्मचारी होते थे ऊंची कैटेगरी वाले, जैसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, ठीक है, सामंत लोग और राज्यपाल। कौन कौन? सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बड़े ओहदे वाले, जैसे आईएएस आईपीएस कैटेगरी के मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, सामंत लोग और राज्यपाल, ये प्रथम वर्ग में आते थे। दूसरे वर्ग में कौन आता था? मध्यम श्रेणी के जो अधिकारी होते थे या स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के जो गैर सरकारी अधिकारी होते थे, वो सेकंड वर्ग में आते थे, द्वितीय वर्ग में। इसके बाद तृतीय वर्ग की, मतलब तीसरे वर्ग की बात करें तो तीसरे वर्ग में कौन आता था? व्यापार करने वाला, जो शिल्पी और दूसरे व्यापार करने वाले लोग आते थे तीसरे वर्ग में। और चौथे वर्ग में निम्न श्रेणी के लोग आते थे, ठीक है, निम्न श्रेणी का व्यापार करने वाले लोग आते थे। तो इस तरह से चार वर्णों के अलावा चार वर्गों में समाज बटा हुआ था। समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोपरि थी, इससे कोई इनकार नहीं कह सकता। समाज में हाँ, स्त्रियों की दशा सुखद थी, अच्छी थी, ठीक है, वो सम्मानजनक थी। हिंदू विवाह प्रथा, माफ कीजिएगा, बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी, बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। मतलब कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति जो है मध्यकाल से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर, बट हाँ उस समय में भी ठीक ठाक ही थी, अच्छी खासी थी। क्लियर है? चलिए, तो इसके अलावा सेकंड, माफ कीजिएगा, थर्ड बिंदु में या थर्ड दशा की अगर बात करें तो आर्थिक जीवन पर जरा चर्चा करते हैं। आर्थिक दशा किस प्रकार थी? तो सातवाहन काल के साम्राज्यों के समय में या सातवाहन कालीन समय में वहां की जनता की या वहां के साम्राज्य की आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, वहां की जनता का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, तो आइए जरा उच्च चर्चा उस पर भी हो जाए। लोगों की आर्थिक दशा श्रेष्ठ और उन्नत हुआ करती थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन हुआ करता था, कृषि और पशुपालन। ये फैक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में जो वो माफ कीजिएगा यार, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सातवाहन कालीन समय में आर्थिक स्थिति वहां की उन्नत थी, श्रेष्ठ थी। लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन हुआ करता था। भूमि कृषकों की संपत्ति मानी जाती थी। अनेक शिल्प व्यवसाय प्रचलित हुआ करते थे। बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के व्यापारों की स्थिति जो थी बहुत उन्नत दशा में हुआ करती थी, ठीक है। मतलब समझ रहे ना, बाहरी मतलब कि विदेशी व्यापार और आंतरिक देश के अंदर होने वाला व्यापार, दोनों ही प्रकार के व्यापार वहां पर उच्च थे, उच्च दशा में थे और स्थिति बहुत अच्छी थी। इसके अलावा विदेशी व्यापार की बात करें तो विदेशी व्यापार दो दिशाओं में विशेष रूप से होता था, पूर्व में और पश्चिम में। पूर्व में चीन, म्यांमार, चंपा, जावा और सुमात्रा, इन देशों को भारतीय माल भेजा जाता था पूर्व की ओर। और पश्चिम की बात करें तो रोम और मिस्र आदि देशों में भारत से माल जाता था, ठीक है। इसके लिए भड़ोच, कल्याण, सोपारा आदि ये बड़े बड़े और बड़े प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करते थे। सोचिए उस समय में, है ना, ईसा पूर्व के समय में भारत में भड़ोच, कल्याण और सोपारा नामक बंदरगाह हुआ करते थे। देश में कई व्यापारिक मंडियां और केंद्र हुआ करते थे जो परस्पर सड़कों से जुड़े हुए थे, ठीक है। जो मंडियां और व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे वो विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों से जुड़े हुए थे। क्रय विक्रय के लिए सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि सातवाहन काल तक आते आते जो है भारतीय अर्थव्यवस्था भी काफी डेवलप हो चुकी थी, काफी डेवलप हो चुकी थी और पूर्णतः भारत आत्मनिर्भर बन चुका था। उस समय आत्मनिर्भर था प्राचीन समय में। लेकिन आत्मनिर्भरता कब समाप्त हुई भारत की? मध्यकालीन समय में, जब विभिन्न आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को लूटना प्रारंभ किया, तब जाकर के भारत जो है जर्जर अवस्था में पहुंचा। और भयानक जर्जर अवस्था कब हुई? कि मुगलों के लूटने के बाद में, उसके बाद, हालांकि मुगलों ने इतना नहीं लूटा जितना कि अन्य आक्रमणकारियों ने लूटा, क्योंकि मुगलों ने भारत में रहकर ही शासन किया था। इसके अलावा जब ब्रिटिश लोग यहां पर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई और जब भारत को उसने लूटा, तब भारत की स्थिति, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी थी। क्लियर है? तो लेकिन उससे पहले अगर बात करें प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय में आप चाहे किसी भी शासनकाल को उठा करके पढ़िएगा, वहां की आर्थिक जीवन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही उन्नत श्रेणी की हुआ करती थी। विभिन्न देशों से हमारे व्यापार होते थे और हमारे बहुत सारे माल जो है विदेशों में सेल आउट होने के लिए, है ना, निर्यात के लिए जाता था। क्लियर? चलिए, इसके बाद में बात करेंगे इसके नेक्स्ट की धार्मिक जीवन की। यहाँ की जनता का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था? तो धार्मिक जीवन भी बड़ा प्रचलित और बहुत ही शानदार हुआ करता था। लोग यहाँ पर सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि यहाँ की प्रजा भी धर्म सहिष्णु हुआ करती थी। धर्म सहिष्णु का मतलब पता है ना आप लोगों को? धर्म सहिष्णुता का मतलब क्या होता है?
जहां पर सभी धर्मों को सम्मान दिया जाए, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए, है ना। तो ब्राह्मण सत्ता और वैदिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यज्ञवाद, बहुदेववाद और वैदिक कर्मकांड यहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित थे। ये बात सही है, क्योंकि इस समय ब्राह्मण राज सत्ता स्थापित हो चुकी थी। वैदिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ब्राह्मणवाद मतलब कि उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व काफी अच्छा खासा था। तो इसी कारण से वहां पर यज्ञवाद की जो है प्रक्रिया प्रचलित थी। बहुदेववाद को मानने की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। वैदिक कर्म कांडों की प्रथाएं प्रचलित थी। कई प्रकार के यज्ञ किए जाने लगे। वैष्णव धर्म लोकप्रिय होने लगा। बौद्ध धर्म भी उन्नत दशा में था, विशेषकर पश्चिमी आंध्र साम्राज्य में। ठीक है, आंध्र साम्राज्य मतलब सातवाहन साम्राज्य को ही आंध्र साम्राज्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो राजा और प्रजा दोनों ही धर्म सहिष्णु हुआ करती थी। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को पर फोकस करें तो बिल्कुल कह सकते हैं कि इस समय में धार्मिक स्थिति भी लगभग लगभग अच्छी खासी थी, ठीक ठाक थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें अन्य शासन की, अंतिम पक्ष है हमारा जिसमें साहित्य और कला की बात करें, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में जो है इन शासन के जो शासक रहे हैं, इस वंश के जो शासक रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा साहित्य और कला दोनों को ही प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। और विशेष रूप से अगर भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा को लगभग सभी जितने भी यहाँ के शासक रहे सातवाहन वंश के सभी ने प्राकृत भाषा को विशेष रूप से सपोर्ट किया, प्राकृत भाषा को विशेष सपोर्ट किया है। इस युग के अभिलेख प्राकृत भाषा में ही हुआ करते थे। जो हमको प्राप्त हुए अभिलेख वो सब प्राकृत भाषा में ही थे। इस काल में प्राकृत में लिखे गए सप्तशती, बृहत्कथा, है ना, कातंत्र ग्रंथ ये विशेष उल्लेखनीय है। इनको फैक्ट के रूप में याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये प्राकृत भाषा में ही लिखे गए थे ये सबके सब ग्रंथ। इसके अलावा इस समय की ललित कलाएं भी उच्च कोटि की हुआ करती थी, जो प्राकृत भाषा में ना, याद रखिएगा। पर्वतों को काटकर कई सुंदर गुफाओं का निर्माण किया गया था इस समय में। इसके अलावा नासिक कार्ली के चैत्य स्तूप आज भी आप घूमने लायक हैं। ठीक है, तो चैत्य स्तूप नासिक के और कार्ली के इस काल की स्थापत्य कला के सुंदर नमूने माने जाते हैं। गुहा विहारों की दीवारें और उन पर छपी जो चित्रकारी है, वो जो रंग की योजनाएं हैं, है ना, प्राचीन समय में रंग की कलर की योजनाएं, वो इस युग की चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। तो मतलब कह सकते हैं कि इस काल में चित्रकला का, साहित्य का, भाषा का, है ना, या अन्य जो कलाकारियां हैं उस समय की, जो साहित्य जिसको कला हम कह सकते हैं, उनका बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और यहाँ के शासकों ने भी साहित्य और भाषा कला सभी को जो है भरपूर सपोर्ट किया है। क्लियर। चलिए, इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट दोस्तों। उम्मीद करता हूं ज्यादा बड़ा सेशन तो था नहीं, ज्यादा इतना कुछ खास भी नहीं था जिसमें कुछ समझ ना आए। एक्चुअल में हमने दो ही व्यवस्थाओं पर बात की है बेसिकली, सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों पर, और उनमें से एक शासक को लिया हमने सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी को, उनके परिचय, सामान्य परिचय दिया देखा, और बाद में बात की कि सातवाहन शासन काल में सभ्यता, कला और संस्कृति की क्या स्थिति थी, उसमें 5 बिंदुओं को हमने देखा। छोटा सेशन था, कोई खास नहीं। ठीक है, इसके अलावा कल वाले सेशन में बात करेंगे हम कुषाण वंश की, और वो भी बिल्कुल छोटा सा ही सेशन होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, मुश्किल से 25-30 मिनट का लेक्चर होगा, और उसके साथ ही जो है हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंड यूनिट। क्लियर। चलिए, जाने से पहले फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी गई है, आप चाहे तो डाउनलोड करके रिवीजन लगा सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसे ज्वाइन करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे ज्वाइन करके आप हमारे परमानेंट स्टूडेंट बन सकते हैं। मतलब आपको ग्रुप पर ही सभी नोट्स और लेक्चरों की लिंक आपको प्राप्त हो जाया करेगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।